नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे इस यूट्यूब मंच के साथ जुड़ रहे हैं टाइगर। जी हाँ, द वन एंड ओनली भाऊ अशोक वानखेड़े साहब। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद। भाऊ, हलचल मच रही है। हलचल मची और कैसे मची, पहले अमेरिका से कुछ आने वाला है इस तरह की खबर निकलकर सामने आई। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ पोस्ट करते हैं, फिर डिलीट कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ के घर पर मीटिंग होती है, योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कह देते हैं मोदी और शाह के दूत को कि जो कहना है जरा खुल के कहिए, साफ साफ कहिए, और मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो आपके पास कुछ देने के लिए होना भी चाहिए, मुझे बताइए क्या देने वाले हैं। फिर खबर आती है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के एक करीबी मंत्री की एक फाइल बन गई है। इस बीच योगी के करीबी अधिकारी की 2 अधिकारियों की फाइल बनने की खबर आती है और फिर एक अचानक धमाका हो जाता है। खबर आती है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आँख, नाक, कान, शैडो, छाया, जो कुछ भी हम कह सकते हैं, जिस उपमा में कह सकते हैं, उनकी खबर आनी शुरू हो गई। अब सरकार के अंदर से खबर आए, डरे हुए संपादक तो निकाल नहीं सकते, सहमे हुए पत्रकार तो निकाल नहीं सकते। सरकार के अंदर से जब कोई भी खबर निकलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ फ़ाइलों की किसी ने फ़ोटोकॉपी की होगी, कुछ फ़ाइलों की किसी ने फ़ोटो खींची होगी, मोबाइल का ज़माना है तो फ़ोटो खींची होगी। उस फ़ोटो को किसी अननोन नंबर से किसी को भेजा गया होगा और उस अननोन नंबर से ये कहा गया होगा कि भैया इसको फैलाओ, और वो कांग्रेस के पास पहुँची या किसके पास पहुँची, हालाँकि वो भी आधी-अधूरी पहुँची, लेकिन कोई न कोई तो इसके पीछे है। अब आपको हमने इसलिए आज जोड़ा है कि आप हमें बताएँ कि जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है? अगर हमें और आपको कहा जाए, तो क्या असली निशाना वो है, मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी है और बाकी सब मोहरे हैं और खेल कोई और खेल रहा है? सर्वप्रथम संतोष, धन्यवाद। तुम्हारे चैनल पे तुमने मुझे बुलाया। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि संतोष के और मेरे संबंध, वो मुझे भाऊ कहता है तो वाक़ई वो मेरा छोटा भाई है। बहुत अच्छा पत्रकार है, बहुत अच्छा करता है। बीजेपी की बीट कवर करते हुए भी अ, मानसिक रूप से स्वतंत्र पत्रकार है, ये उसकी पहचान है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ संतोष, तुम्हारी इस नए वेंचर के लिए। आशा करता हूँ दर्शकों का बहुत अच्छा प्यार मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें तुमने इंट्रोडक्शन में ही इतना चीज़ें खोल दी है कि तुमने यूपी से लेके मुंबई तक, लखनऊ से लेके मुंबई तक और नागपुर से लेके दिल्ली तक, ये जो पूरी चौसर बिछा के रखी है। यकीनन मैं ये मानता हूँ, जब ये मामला पहली बार आया, सबसे पहले जैन साहब का इस्तीफ़ा होता है जो लॉ कमीशन में थे। उसके बाद एक कम्युनिकेशन बाहर रिलीज़ होता है, मार्केट में आता है। पीएमओ के अंदर का कम्युनिकेशन कि हिरेन जोशी के हाथ का चार्ज लेके किसी और को दे दिया है, और वो छुट्टी पे चले जाते हैं, 4 दिन, 5 दिन वो गायब से रहते हैं। और उसके बाद नवनीत सहगल का इस्तीफ़ा होता है। ये संयोग नहीं है, ये एक लॉट के लोग हैं। ये वो लॉट है जो पीएमओ के नज़दीक है। इसके पहले अनिल अंबानी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत प्रिय है, उनके यहाँ खेल शुरू हो जाता है, उनको प्रताड़ना शुरू हो जाती है, वो रास्ते पे आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जब आप देखते हो, तो ये महज़ ये घटनाएँ नहीं हैं। ये इसके पीछे प्रेशर टैक्टिक्स है, इसके पीछे इंडिकेशंस है, इसके पीछे किसी की महत्वाकांक्षा है। अ, और मैं थोड़ा-सा इसको पीछे लेके चलूँगा। पीछे मैं इसलिए कहूँगा कि कोई भी चीज़ ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती। किसी की महत्वाकांक्षा, कोई किसी के साथ है, तो एकदम दूर नहीं होता। उसके कारण होते हैं कि वो क्यों दूर गया? जो आपका राइट हैंड है, वो आपसे क्यों दूर जा रहा है? मैं उस पे नहीं आता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, मैं बहुत अच्छे लोगों को, मेरे मित्र भी हैं बहुत सारे, लेकिन 99.9% अधिकारी जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में सेटल्ड होते हैं। बहुत सारा करप्शन का मामला है, सब पैसे कमाते हैं, बाहर भेजते, धंधा करते, कोई नई बात नहीं है। नवनीत सहगल का बेटा है शिव सहगल, वो कोई गेमिंग ऐप चलाता है, वो रडार पे था। एक ये जो जोशी जी हैं हमारे, वो रडार पे थे। वो महादेव ऐप से भी कुछ मिलने की बात हो रही थी। एक रवि बिहार वाला है, उसका नाम उछल के आया। फिर सतनाम सिंह को कैसा राज्यसभा एडजस्ट किया गया, वो आया। फिर उनके पीछे एक नाम और आया, हिमानी सूद का, और फिर हरदीप पुरी का। फिर हरदीप पुरी, हिमानी सूद, ये सब जब ये लिंक जुड़ती है, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी का वो ट्वीट उससे जुड़ता है।
फिर हिमानी सूद एकाएक राजनीति में कैसी, क्योंकि आप भी बीजेपी को इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं, हम भी बीजेपी को बहुत नजदीकी देखते हैं। हिमानी सूद का तो कोई नाम नहीं सुना था। एकाएक किसी का उठना एकदम ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा, हिमानी सूद कोई एक्ट्रेस नहीं है जिसका ग्लैमर हो तो पार्टी ने टिकट दिया और साथ में बुला लिया। ये कोई एकेडमिशियन नहीं है बहुत बड़ी कि जिनके किताबें इतनी यूनिवर्सिटी में चल रही है कि तो उसका फायदा उठाया जाए। ये कौन है? ये व्हीलर डीलर नए कहाँ से पैदा होते हैं? इसके पीछे कौन एक लॉबी काम कर रही थी और उस लॉबी को आइडेंटिफाई किसने किया? ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, ये इंफॉर्मेशन एजेंसियों के पास थी। ये मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी अखबार का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये हिंडनबर्ग जैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो कुछ ने जिसने किसी के पीछे लग के कुछ किया या किसी के पास इंफॉर्मेशन आई हो 1 साल का। ये एजेंसियों के पास लगातार इनपुट है, क्योंकि हम एजेंसियों में कई लोगों को जानते हैं। जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, सपोज महादेव ऐप में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसमें आदमी महादेव ऐप में अटका नहीं है। लेकिन वर्तमान में केंद्र में यदि बीजेपी की सरकार है, तो महादेव ऐप के वही लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा जो विपक्ष के हैं। जब कहीं गलती से विपक्ष यदि सत्ता में आ जाए, आगे पीछे सत्ता परिवर्तन हो जाए, तो यही महादेव ऐप में आपको बीजेपी के लोग भी अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन तो एजेंसी के पास थी, ये लीक किसने की? आज के डेट में किसी की औकात नहीं एजेंसी की कि ये इतने हाई प्रोफाइल जगह की इंफॉर्मेशन लीक करे जब तक किसी को इंडिकेशन ना हो। क्या ये पहली पोजीशन की लड़ाई है? मैं अभी बड़ौदा गया था तो कुछ पुराने लोग मिल गए बीजेपी के, उन्होंने कहा कि साहब गलत कर रहे हैं। मैंने बोला क्या गलत कर रहे हैं? बोले साहब ने ये प्रॉमिस दिया था कि वो 75 साल के हो जाएंगे तो रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर अपने छोटे भाई को वहां बिठाएंगे। छोटा भाई मतलब जिनको साथ में रखे। अब बोले बताओ, साहब का लालच बढ़ गया, वो छोड़ना नहीं चाहते। कब कोई इंतजार कब तक करेगा? ये शब्द थे लोगों के, अब इसमें समझ जाओ आप। और इसको मैं थोड़ा सा पीछे और चलता हूँ, थोड़ा संतोष, क्योंकि आप बीजेपी को बहुत नजदीकी जानते हैं। आपने याद होगा आपको कि एक ऐसा समय आया कि अ, दोनों अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में सेटल्ड हो गए थे। ऐसे में एकाएक गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल गया और रूपानी मुख्यमंत्री बने, स्वर्गीय रूपानी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब की बात मैं करता हूँ। तब ये पूरा जो नया फॉर्मेट बना था, तो गुजरात की राजनीति में यदि आप झांक के देखोगे तो उसमें सीआर पाटिल और आनंदीबेन की टीम ही पूरी नए मंत्रिमंडल में थी और अमित शाह एकदम हाशिए पे चले गए थे। किसी भी राजनीतिज्ञ को वो दिल्ली में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितना बड़ा है, इससे ज्यादा उसकी चिंता होती है कि मेरे अपने घर में मैं हूं कि नहीं। भाऊ एक लाइन बस यहाँ पे दर्शकों को बता दूं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शुभकामनाएं दी। और ये वो पीरियड था जब बीजेपी के एक नेता जो राजनीतिक वनवास झेल रहे थे और आज भी झेल रहे हैं, वो अमित शाह के पास पहुंचे कि देखिए साहब मेरे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम्हें मैं अपना दिल चीर के दिखाऊंगा तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा जो मेरे साथ हो रहा है। हालत ये हो गई थी कि जब एग्जैक्टली, गुजरात में एयरपोर्ट पे जाते थे तो उनका स्वागत करने वाले लोग कम हो गए थे। कम हो गए थे, ये स्थिति हो गई थी। क्योंकि देखिए, कार्यकर्ता सत्ता के पीछे रखता है। उसको लगा था कि मैं अमित शाह जी से मिलने जाऊंगा तो पता पड़ा मेरे यहाँ काम रुक जाएंगे सारे, क्योंकि उस सीआर पाटिल आनंदीबेन की बहुत तगड़ी टीम हो गई थी। लेकिन इसकी अगली कड़ी जुड़ती है जब आनंदीबेन की बेटी अनार के घर इनकम टैक्स की रेड हुई। ये भूतो न भविष्यति हुआ। कोई नहीं सोच रहा था कि अनार जी के घर रेड होगी। उनकी एक फार्मा कंपनी उसको लेकर, उसमें इन्वेस्टिगेट किया मैंने, वो खबर हमने कैरी की। तब पता पड़ा था कि जब मैं आनंदीबेन के बहुत नजदीकी लोगों से भी मेरी उसमें बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि छोटे ने रेड करवाई। तो हमने कहा जब छोटे ने रेड करवाई तो बड़े बड़े ने कुछ इंटरवेन नहीं किया? तो बोले हाँ मैडम ने बोला, बड़े बड़ी साहब के साथ कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वहीं से टेक ओवर सिस्टम शुरू हो गया था, वहीं से संघर्ष शुरू हो गया था और संघर्ष इतना बढ़ता गया कि आज पीएमओ पे हमला हुआ। ये मैं हमला मानता हूं। सवाल प्यादों का नहीं, ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं।
जोशी हो गए, सहगल हो गए, जैन हो गए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस्तीफे हुए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के राज में इस्तीफे नहीं होते। आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब ये इस्तीफे हुए, इसके मायने हैं कि भाई अंदर से ही कुछ गड़बड़ है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसका एक कारण है? अभी तक नाम नहीं हो पा रहे। मैं नागपुर गया था, नागपुर में मैंने मेरे सोर्सेज से पूछा कि संघ क्या चाहता है, क्या कुछ आइडिया। उन्होंने कहा पहले वो नाम तो भेजे। अभी इन दोनों में ही नाम तय नहीं हो रहा है। ये दोनों यूनानिमसली एक नाम तो भेजे, तो जाके फिर संघ सोचेगा कि वो जो नाम भेजा हुआ सही है गलत है। पहले तो नाम ही नहीं आ रहा है। सारा मामला दिल्ली में अटका हुआ है। कोई कहता है खरमास के पहले होगा, कोई कहता है खरमास के बाद होगा, कोई कहता है कि ऐसा नाम आएगा। बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। देखिए, आज दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि कई लोग कमेंट करते कि क्या अशोक वानखेड़े वहां बड़ा सुन रहा था क्या? सवाल सुनने का नहीं है, सवाल परसेप्शन का है। यदि धनखड़ साहब का इस्तीफा होता है और हेल्थ ग्राउंड पे होता है, और धनखड़ साहब अभी धनाधन बैडमिंटन खेल रहे हैं रोज सुबह उठ के, हेल्थ तो कारण नहीं। नहीं, उपराष्ट्रपति इसलिए तो नहीं देगा इस्तीफा कि उसको सर्दी हो गई, नाक बहरा, इसलिए इस्तीफा दे दिया पद से, नहीं। तो जब तक ये कारण नहीं आता सामने, ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट कारण, इस कारण दे दिया भाई मैंने इस्तीफा, मैं बोर हो गया था, मुझे नहीं करना था, मुझे किताबें लिखनी थी, टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया, तो ये गले उतरेगी बात। जब तक साइकिल का इस्तीफा क्यों हुआ, जैन का इस्तीफा क्यों हुआ, ये बात सामने नहीं आती, क्योंकि इन दोनों के टेन्योर अभी बचे हुए थे। साइकिल के तो 3 साल का था, 1 ही साल हो गया था। नहीं, सहगल के बारे में तो मैंने पता किया भाव, तो ये बता रहे हैं कि दूरदर्शन में वो सुबह डे प्लान की मीटिंग ले रहे थे कि क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, किसको नहीं दिखाना है, किसको दिखाना है। और जब मैं किसको नहीं दिखाना का मतलब जिक्र कर रहा हूं, तो मान के चल लीजिए कि कई केंद्रीय मंत्रियों को नहीं दिखाना है, पर विपक्ष का तो स्पेस है ही नहीं दूरदर्शन पे। और उसके कुछ घंटे बाद ये अचानक उनका इस्तीफा, और कुछ ही घंटे बाद वो विथ इमीडिएट इफेक्ट, ये जो शब्द है वो बड़ा दिलचस्प है, विथ नहीं, इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसमें नोटिस पीरियड का जिक्र था, हाँ, लेकिन जो एक्सेप्ट हो गया वो इमीडिएट इफेक्ट हो गया। इमीडिएट हो गया, हाँ। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ, फिर उसके बाद गेमिंग ऐप की बात हो गई। फिर ये बात कहाँ से लीक हो गई बाहर कि इतने गेमिंग ऐप है और इस ऐप में कौन है और ये लोग कैसे है और ये सीरीज ऑफ कैसे है। उसमें एक और कंपनी का नाम उछला, उस कंपनी का नाम है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। उसमें जो एक मिश्रा है, अखिलेश मिश्रा, ये बड़े हिरेन जोशी के मित्र समझे जाते हैं। और ये अखिलेश मिश्रा जो अभी काम कर रहे हैं, कई चीजें हैं उसमें। मैं तो सिर्फ नामों का उच्चारण कर रहा हूं, क्योंकि अंदर जाएंगे तो एक एक स्टोरी के लिए 1-1 घंटे की स्टोरी है ये सब। अच्छा, जिस कंपनी का आपने जिक्र किया, दर्शकों को बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जो मन की बात कार्यक्रम करते हैं या प्रधानमंत्री जो भाषण बोलते हैं, वो भाषण, इसका दफ्तर कनॉट प्लेस में है, और वो भाषण इस दफ्तर में एक तरह से लिखा जाता है। लेकिन बहुत 2 कंपनी और भी है जिसका जिक्र अभी फिर कभी करेंगे। वो कंपनी ये तय करती है कि किसके खिलाफ कैंपेन चलाना है, किसको देशद्रोही एग्जैक्ट, दिखाना है। और वो एक बड़ा वो भी एक बड़ा भव्य कार्यालय अलग से है, हालांकि उसका इस ब्लू क्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कोई एक नहीं अलग बड़े कार्यालय में उसका ऑफिस चल रहा है। कार्यालय। हाँ, तो ये सारे लोग जो प्रधानमंत्री के लिए काम करते हैं, वही क्यों टारगेट पे आ रहे हैं? वही तो है प्रधानमंत्री, मतलब। और ये बात, ये विपक्ष नहीं है इतना ताकतवर जो इंफॉर्मेशन लाएगा। बता सकता है जी। यदि प्रधानमंत्री के चाइना या अमेरिका के बारे में बोलता है, तो वो भी बीजेपी का ही आदमी बोलता है, सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई डिफेमेशन का सूट करने की हिम्मत नहीं रखते। नहीं कर। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी है, जिस रिपोर्ट में बाकायदा पुरी जी का नाम आया। ये सब ग्रे एरिया है। मैं व्यक्तिगत किसी के पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो, तो आपका पर्सनल लाइफ भी स्कैनिंग के नीचे होता है। और राजनीति अपनी इतने ऊंचे लेवल पे आ गई है कि कोई भी कुछ कर सकता है। तो मेरा यकीन है कि ये नंबर 1 की चेयर की लड़ाई है, और उस चेयर की लड़ाई में, बड़े युद्ध में
ये छोटे-छोटे लड़ाइयाँ अलग-अलग जगह लड़ी जा रही हैं। इसमें ये जो कड़ी है पूरी, ये कहीं न कहीं एक साथ जुड़ती है और ये आगे क्या होगा? क्या 2029 के पहले देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा? या ये प्रधानमंत्री कंटिन्यू रहेगा और ये युद्ध ऐसा ही चलता रहेगा? इससे पार्टी की किरकिरी होती है, पार्टी की बदनामी होती है। हाँ, हिरेन जोशी क्योंकि मीडिया हैंडल कर रहे थे सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे तो उनका वहाँ पगला था। तो जब वो 3-4 दिन गायब रहे तो हमारे यहाँ तो ऐसे हो गए कई लोगों को लग रहा है कि अनाथ हो गए बेचारे। क्योंकि वो जो संपादक पत्रकारिता संपादक तो डे प्लान के बारे में सोचना छोड़ ही चुके हैं ना भाऊ। छोड़ ही चुके ना, मैंने यही कहा कि अब आपका जो सोचने का जो ब्रेन है वो वेस्टेजियल ऑर्गन हो गया है। जो लड़का पिछली पिता की सुन के ही काम करता है, पिता 2 दिन बात नहीं करे तो वो काम ही नहीं करता क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं। उसको समझ में नहीं आता क्या करूँ? कुछ नहीं आता समझ में उसको। तो ऐसा ही 2-3 दिन और जैसे वो वापस आ गए, क्या मतलब जितने भी दलाल टाइप लोग हैं, उनके सोशल मीडिया पे भीड़ आ गई। अरे! वो इतने बड़े महान थे और बताइए उसके बारे में लोग क्या-क्या कह रहे थे और उसके बारे में क्या-क्या कह रहे थे। मतलब चाटुकारों ने एक अपनी कॉम्पिटिशन ओलंपिक चाटुकारिता का शुरू हो गया था मैसेज पे, कि वो तो गॉसिप पे बड़े-बड़े पत्रकार बात कर रहे हैं। अरे भाई कोई गॉसिप पे बात नहीं कर रहा है पत्रकार। क्या हिरेन जोशी का चार्ज किसी और को नहीं दिया गया था? क्या ये कम्युनिकेशन बाहर नहीं आया था? क्या नवनीत सहगल का इस्तीफा नहीं हुआ है? क्या लॉ कमीशन के जैन का इस्तीफा नहीं हुआ है? क्यों हुआ है? पत्रकारों को पूछना चाहिए। लेकिन जो पामेरियन है सिर्फ भों-भों करना जानते हैं जोशी जी के इशारे पे, वो तो नहीं कहेंगे। वो तो बाकी लोगों पे आप पे और मुँह पे हमको भों-भों कहेंगे। ये क्या हुआ? पार्लियामेंट चल रहा था, संगीन आरोप थे। पीएमओ घेरे में था। पीएमओ का जो नया नाम अभी उन्होंने दिया सेवा तीर्थ, ये मेवा तीर्थ बन गया था। और इसमें मैं ये नहीं मानता कि प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट होगा कोई। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ गिने-चुने 4-5 लोगों के ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ब्यूरोक्रेट के। ये ऐसे पॉलिटिकल प्रधानमंत्री है जो पॉलिटिकल व्यक्ति पे विश्वास ही नहीं रखते। आप इतने सालों से आप आ रहे हैं। चलो गुजरात की राजनीति में तो अमित शाह थे, आनंदीबेन थे जो उनके नज़दीकी थे। आप मुझे बताइए दिल्ली में आने के बाद क्या है? कौन एक राजनीतिज्ञ ऐसा बोल सकता है कि मैं उनके नज़दीक हूँ और मेरी बात होती है उनसे? वो जब सांसदों से बात करेंगे तो क्लास टीचर में क्लास लगा के सामने टीचर जैसी बैठ के बात करते हैं। नहीं तो भाऊ, संवाद इसमें मैं नहीं है। थोड़ा-सा हाँ, संवादी नहीं, हाँ। मोदी को जानने समझने वाले में थोड़ा-सा भाऊ ये भी सामने रखना चाहूँगा। आप देखिए, हुँ, नरेंद्र मोदी आडवाणी के करीबी थे। आडवाणी जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे, तुरंत मुरली मनोहर जोशी को पकड़ लिया उन्होंने। उनकी वो हुँ। श्रीनगर तक यात्रा निकाली उन्होंने। नहीं, नहीं, जैसे नहीं, ही नहीं, मुझे जी, संतोष तुम उल्टा समझ रहे हो। मोदी जी हाँ, किसके करीब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मोदी जी के हाँ। करीब कौन है? नहीं, जैसे मैं यही मोदी बता जी रहा हूँ ना अडवाणी कैसे जी वो के करीब छोड़ते हैं। थे। हाँ, हाँ। नहीं वो कैसे वो छोड़ते चले जाते हैं। अब जैसे ही ये कमज़ोर हुए उन्होंने प्रमोद महाजन को पकड़ लिया। प्रमोद महाजन को पकड़ के गोवा की कार्यकारिणी में जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हटवाना चाहते थे, उन्होंने नहीं-नहीं के नारे लगवा दिए कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ। फिर जैसे ही उनको मौका मिला आडवाणी को छोड़ के अटल जी के साथ चिपक लिए। प्रधानमंत्री बने, किसको साधा, कैसे साधा? पहली बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गए, उपचुनाव मैंने लड़ना था भाऊ विधानसभा का। विधानसभा का उपचुनाव लड़ना था, जिसने मदद की वो आज कहाँ है? उस समय संघ के एक बड़े नेता प्रवीण तोगड़िया ने मदद की, वो आज कहाँ है? मैं ये सब का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि क्या नंबर 2 के मन में ये डर भी बैठा हुआ है कि इस आदमी को पुरानी आदत है यूज़ एंड थ्रो करने की। अच्छा अमेरिका वाली एक फ़ोटो भाऊ याद होगी सबको, वो थैला लेके, झोला लेके जो फ़ोटो जब वो कुछ नहीं थे तब वो घूमते थे, उनके साथ 1-2 बड़े नेताओं की फ़ोटो है। आज तक मुख्यमंत्री का गाजर उनके सामने लटका के रखा हुआ है, कई बड़े पद का गाजर लटका के नहीं, रखा हुआ है, तो नहीं, क्या मैं दूसरे वही नंबर कह को ये रहा हूँ। डर है कि मुझे साफ तो मैं किया जा सकता है, मुझे हटाया नहीं, जा नहीं, सकता है? मैं पहले बताता हूँ कि इनकी गलती कहाँ होती है। जब उनका हुँ, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ 4 ब्यूरोक्रेट है, तो 4 जी, ब्यूरोक्रेट ने उन्होंने एक अंधेरे में रखा हुआ है। साथ उनका एक सेनापति है जिनका नाम अमित शाह है।
जो पूरी ताकत से सत्ता और संगठन संभालते हैं, तो उनको निडर थे वो वहां से। दूसरी बात, जो इंफॉर्मेशन अभी किसी ने बोल भी दिया कि इनके यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इनको लगता है कि मेरे यहाँ भ्रष्टाचार। मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी आईनों की दीवारों वाले घर में रहते हैं। जिस दीवार की तरफ देखेंगे अपना ही चेहरा दिखता है उनको। अटल जी नहीं था ऐसे। अटल जी के पीएमओ में ऐसा काम नहीं होता था, क्योंकि अटल जी साहित्यकारों से बात करते थे, संपादकों से बात करते थे, विरोधियों से बात करते थे। कोई ना कोई कान में कोई बात बता जाते थे तो अटल जी कॉशियस हो जाते थे कि अच्छा मेरे यहाँ ये काम धंधा कर रहा है कोई। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। प्रमोद महाजन बाल ठाकरे के यहाँ गए और फिर बाल ठाकरे जी ने प्रमोद महाजन को, तब पावर मिनिस्ट्री शायद उनके पास थी, शिवसेना के पास, तब बाल ठाकरे ने प्रमोद महाजन को कहा कि हम भी राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, हमको भी जरूरत होती है। अब जहां जहां शिवसेना के मंत्री है वहां पे भी यदि अटल जी के दामाद इंटरफेयर करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। तो प्रमोद महाजन ने कहा एक तो अटल जी के यहाँ ये होता नहीं, मतलब दामाद जी किसी भी मंत्रालय में फोन नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन है, उनको इंस्ट्रक्शन है। दामाद जी को जिस काम की जरूरत है उनके लिए एक आदमी दिया हुआ है कि आप सिर्फ उसको बोलोगे। इसके बावजूद आपको विश्वास नहीं होता तो उन्होंने फोन लगाया दामाद जी को, और दामाद जी को बाकायदा पूछा, जो स्पीकर फोन पे डालकर, जो लैंडलाइन पे स्पीकर फोन होता है उस पे, कि आपने कभी पावर मिनिस्ट्री, उनने कहा कि ना मैं पावर मिनिस्ट्री को कभी मिला हूं, ना मैं कभी मंत्रालय गया हूं, ना मेरा कोई उस मंत्रिमंडल में काम है, मैं कोई, मेरा मित्र भी नहीं, पावर मिनिस्ट्री से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सिर्फ किसी ने खबर ऐसी उड़ाई। उसके बाद पावर मंत्री को फोन किया वही प्रमोद जी के सामने, और कहा प्रमोद जी मेरे सामने बैठे हैं, अभी दामाद जी से बात हुई है, उनने कहा वो नहीं आपको जानते हैं, ना कभी मंत्रालय आए, ना कोई उनका लेना देना है, तो आप कैसे हमको बोल रहे थे कि सारे काम तो पीएमओ के वो दामाद जी करते हैं। वहां मंत्री साहब चुप हो गए। प्रमोद जी को, जब प्रमोद जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं जाके खुद देखता हूँ, मंत्री जी से बात करता हूँ, उनने कहा नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज शाम को मंत्री नहीं रहेंगे। उन्हें अटल जी को फोन किया, इस आदमी का इस्तीफा ले लीजिएगा। अटल जी ने कहा कि अरे अच्छा काम करता है, बोले बस इस्तीफा लीजिएगा तो मुझे सरकार से बाहर निकलना पड़ेगा, और उनका इस्तीफा हो गया। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न सोर्सेस होते हैं हर मंत्रालय के पास, लेकिन ये ऐसा आदमी है कि जो सिर्फ गिने चुने, इनके 3-4 लोग हैं। हिरेन जोशी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सब संभाल रहा हूं, और उनको लगता है सब जय जयकार हो रही है, तो ठीक है, जय जयकार होती है। उसके नाक के नीचे कितने धंधे हो रहे हैं ये कोई नहीं देखता। अब ये धंधे आपने क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूएसपी क्या है, उन्होंने भ्रष्टाचारियों के पूंछ के ऊपर पैर रखा, वो नाचने लगे। मीडिया हाउसेज भी ऐसे ही नाचने लगे। हर मीडिया हाउस का कुछ ना कुछ घाला घपला है, वो पैर रख देते और मीडिया हाउस नाचने लगता है, वो पैसे थोड़ी देते इनको। तो वही किसी ने प्लान एग्जीक्यूट किया, उधर भी पूंछ पे हाथ रख दिया इनके खास लोगों के ऊपर, वो नाचने लगे। ये जितनी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, जो जितना तमाशा हो रहा है, मंचन हो रहा है, नाटक, इसका सूत्रधार वो है जिसको प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल। लेकिन वो एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि कई लोग कूद पड़ते हैं कि नहीं भाई ये तो क्या उनकी बातें सुन रहे हैं, या हम लोगों पे जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात हाँ, बड़ा दिलचस्प मैं कहना चाहूंगा, ये वाकया ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री के करीबी पर तो आरोप लगे, प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लग रहे, प्रधानमंत्री ना, के दामन पर कोई छींटे नहीं पड़ रहे। ये खबर उतनी ही लीक की गई है भाऊ, या उतनी ही लीक करवाई गई है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को डराया जा सके। एग्जैक्टली। क्या, और जिस तरह से लीक की गई है, क्योंकि अगर अमेरिका से आता या विदेशी से आता, क्योंकि इनको बड़ा शौक है ये कहने का कि विदेश के इशारे पर नाच रहे हैं, विदेशी अखबारों से आ रहा है, विदेशी मीडिया से आ रहा है, उन पर तो हम आगे चर्चा करेंगे, वो भी एक पक्ष है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री को बचाते हुए ये खबर लीक की गई है, उससे साफ पता लग रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, और ये मैंने क्या प्रधानमंत्री कहा, को सिर्फ डराने के लिए लीक किया गया है कि शांति से अलग हट जाओ, नहीं तो बहुत कुछ है हमारे पास। मैंने क्या बोला, सिर्फ पूंछ पे पैर रखा है, बिल्कुल। सिर्फ पूंछ पे पैर रखा रखा है।
बताने के लिए कि सनद रहे। प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत मुझे लगता है बदनाम करने का ठेका तो एक ही आदमी के पास है, सुब्रमण्यम स्वामी के पास। वो जो बोलते हैं तो कई बार वो उनका उनका बोला हुआ रिपीट करने में भी हिचकिचाता है आदमी, कि क्योंकि हाँ, अल्टीमेटली वो प्रधानमंत्री है। वो विचार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री है, इसमें दो मत है नहीं संतोष जी। तो प्रधानमंत्री का बिल्कुल। एक आदर है, उस आदर के साथ हम भी, प्रधानमंत्री सामने आए तो हम थोड़ी कहेंगे कि क्या मोदी जी विचार नहीं जमते तो क्या, अरे प्रधानमंत्री सामने आएंगे तो हम भी नमस्कार करेंगे, उठ के खड़े होंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है भाई हमारे। हम भी उतना ही देश को प्यार करते हैं जितना बाकी लोग करते हैं। तो कई बार स्वामी जी ऐसा आरोप लगा देते हैं कि उस आरोप का बड़ा हिचकते हुए आदमी, मतलब रेफरेंस भी दूर दूर से देना पड़ता है। तो वो व्यक्तिगत आरोप तो उन्हीं का, उनको एक टेंडर मिला हुआ है, वो करेंगे। लेकिन यदि आपके आसपास के भ्रष्टाचारी है तो आप बच नहीं सकते। सारी सारी खबरें तो उसी में होती है। जब भ्रष्टाचार होता है तो जरूरी थोड़ी कि मंत्री ही खाता है। इंदिरा गांधी की इंदिरा गांधी जो कोर्ट में चुनाव वो हारी थी, वो इंदिरा गांधी ने थोड़ी खुद को किया था कुछ। उनके स्टाफ की गलती से इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, फिर उसके बाद इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो ये बात तो है कि जो भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाने का बात करने वाले लोग के नाक के नीचे अखंड गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त लोग बैठे हैं। ये तो सामने आया। बहु एक बड़ी और दिलचस्प बात, ये भी मैं कहूंगा कि अभी जिस तरह से अडानी के मसले पर अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, इंडिगो की क्राइसिस हम देख रहे हैं। इंडिगो की क्राइसिस तमाम मीडिया अलग तरीके से टैकल कर रही है। सिर्फ अडानी की मीडिया जो एनडीटीवी है वो हमें ये बता रही है कि दिल्ली से लखनऊ का 28,000 किराया है, दिल्ली से मुंबई का 50-55,000, 60,000, 63,000, बड़ा एक ग्राफिक के साथ डाला है अडानी मीडिया ने। और जिस तरह से मुंबई एयरपोर्ट छीना था उन्होंने, अडानी साहब ने, वो सबको पता है कि कैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके छीना गया था। क्या प्रधानमंत्री की आपको लगता है इस लड़ाई को अगर हम देखें तो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं कि ताकत एक जगह इकट्ठा हो गया है, एक ही कारोबारी को महत्व देना और हो सकता वो हो भी कहीं सकता ना है कहीं कि वो भी एक लड़ाई है, एक हो बड़ी सक, लड़ाई हो कॉर्पोरेट सक, वॉर भी है। हो सकता है कि कोई नई एयरलाइंस का जन्म हो इस क्राइसिस में। ये और यह आशंका तो हमने, सर्वत्र एक ही आदमी है। एक ही आदमी रहे कि एयरपोर्ट भी मेरे पास, एयरलाइंस भी मेरे पास। स्पाइसजेट जो एयरलाइंस है, जो मारन ब्रदर्स की थी, वो सिंह साहब के पास कैसी गई, ये पता पड़ता है। जेट एयरवेज के गोयल कैसे बर्बाद हुए और किन लोगों के लिए बर्बाद हुए, ये भी देखा जाता है। क्या इंडिगो और पटेल साहब जो एविएशन मंत्री थे, शरद पवार के राइट हैंड कहलाते थे, क्या इसमें कोई नाता है? क्योंकि वही तभी प्रमोट हुए। कई चीजें हैं देखने के लिए। तो आज के डेट में कोई भी क्राइसिस होती है तो उसको कई एंगल से देखा जाता है, और वही एंगल फिर कहीं ना कहीं निकलता है। जैसा हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो कोई प्रॉफिट में होती है उसको जबरदस्ती लॉस में लाया जाता है, और फिर अपने चहेते उद्योगपति को उसको बेचा जाता है, फिर वो प्रॉफिट वो कमाने लगता है। ये बहुत पुराना खेल है और ये लगातार हम खेल रहे हैं। जैसा गुजरात में गुजरात गैस लिमिटेड एक कंपनी है जो गुजरात में गैस बेचती है, सरकारी कंपनी है। अब वो लॉस में जाना शुरू हो गई। मैं अभी गुजरात ही था 2 दिन पहले, जो मैंने वहां पे बहुत सारी बातें सुनने में आई, उसमें भी ये भी आई। बहुत संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मैंने सारे जो शुरुआत में जो सारे किए कि सिर्फ नंबर 2 ही नहीं बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने अपने बचाने के लिए दूसरे को फंसाने के अभियान में लगे हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की धरती पे है। वीर सावरकर को याद नहीं किया, महात्मा गांधी को याद किया। वो राजघाट पे गए, राजघाट पे बापू को नमन किया। शायद इससे भी अकल आ जाए, लेकिन अकल आती नहीं है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पोल खोल रहे हैं और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय पर छींटे पड़े
और कुछ बड़ा होने की आशंका हो रही, चाहे देश के अंदर से आए या देश के बाहर से आए। क्या नहीं ये मुझे सही लग रहा समय है नहीं है कि नहीं प्रधानमंत्री खुद छोड़कर किसी और को बना दे, या इस देश में और ज्यादा एक बड़ा राजनीतिक क्राइसिस उत्पन्न होने वाला है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, हमारे और आप पर, इस देश के तमाम लोगों को पड़ेगा। क्योंकि अगर पीएमओ सीधे घेरे में आ गया है, तो क्या प्रधानमंत्री को बने रहना चाहिए? सीधा सवाल है। नहीं नहीं प्रधानमंत्री को बने रहना चाहिए, नहीं बना रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के पास इतनी जगह प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के निकल जाना चाहिए था, इतनी कांड हो चुके हैं पहले। जी। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, यहाँ कौन जब सत्ता छोड़ना चाहता है? यदि मोरलिटी इंडेक्स की बात मैं करूं, मोरल इंडेक्स का स्टॉक मार्केट में, तो कांग्रेस का मोरल इंडेक्स आज भी हाई है। कांग्रेस के टाइम पे कितने कितने मंत्रियों के इस्तीफे हो गए आप देख लीजिए। आरोप लगाया तो इस्तीफा हुआ, धनाधन इस्तीफे कर लिए उन्होंने। उन्होंने इंतजार नहीं किया विपक्ष क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। और यहाँ तो राजनाथ सिंह जी ने बोल ही दिया था कि हमारे यहाँ ऐसे इस्तीफे नहीं होते, आप मांगो और हम दे देंगे। क्योंकि नियत नहीं है, देने की नियत नहीं है, और आप झूठ बोल के निकल जाते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि आप किंग है। आप पुरानी बात नहीं करते, आपने ही 4 महीने में 4 इंटरव्यू आपके कॉन्ट्रडिक्ट करते एक दूसरे, कोई बोलने को तैयार नहीं हो। आप अपने पुराने वीडियो के लोग पुराने वीडियो पोस्ट करते, जब रुपया गिर रहा था तो क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी? आज रुपया $90, $90 $90 हो गया है। अब क्यों चुप है? अब देश की प्रतिष्ठा नहीं गिरती क्या? मैंने एक जोक सुना, उन्होंने कहा कि भाई मनमोहन सिंह जी के टाइम पे रुपए की कीमत 60-68 रुपए भी हो गई तो देश की बेइज्जती हो गई, क्योंकि तब इज्जत थी। आज 90 पे भी बेइज्जती नहीं होती है, क्योंकि इज्जत ही नहीं है हमारी, और ट्रंप भी हमको डांट के भगा देता है। विश्व का कोई देश पाकिस्तान को आतंकी कहने को तैयार नहीं है। हम पुतिन के साथ है बात तो करते हैं, लेकिन फिर पेट्रोल हम अमेरिका से खरीदना शुरू कर देते हैं। वो हम पे 50% टेरिफ लगाता है, 50%, लेकिन उसका कपास हम फ्री में आयात करते हैं, 11% ड्यूटी निकाल देते हैं। सोयाबीन तेल हम आयात करते हैं, हमारा सोयाबीन का किसान मर जाता है। अब मक्का भी आएगा, एथेनॉल भी आएगा। एलन मस्क की गाड़ी हमारे यहाँ 0% पे आती है। क्यों? किस लिए? क्योंकि ना रशिया और के भाऊ साथ ये आप हो, ना अमेरिका के साथ हो, ना अमेरिका आपका साथ दे रहा है, ना रशिया आपका साथ दे रहा है। ये सब अपने अपने हित साध रहे हैं। एक समय रशिया भारत का वाकई सच्चा मित्र था, जब तक भारत रशिया के साथ था। मोदी जी ने आने के बाद रशिया को डिजर्ट कर दिया, मोदी जी उधर चले गए, और आज क्या हो गया? आज जिस ट्रंप के भरोसे आप हो, वो ट्रंप सबसे ज्यादा आपको बेइज्जत कर रहा है रोज। आपके 4 एंकर और एंकरनिया ये कहे कि नरेंद्र मोदी जी ने टेलीफोन पे आंखें दिखाते हुए ट्रंप को डांटा, तो आप ताली बजाओ घर पे। लेकिन टेलीफोन पे क्या बातचीत चल रही आपको भी पता था और उनको भी पता है। बहु एक आखिरी सवाल, ये जो अब ये शुरू हो गया है, देखिए ये शुरू होने की देर थी। वो कहा भी जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। शुरुआत तो हो गई। आने वाले 10-12 दिनों में, खासतौर से संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के 48 से 72 घंटे बाद, आपको लगता है, क्योंकि इतने लंबे समय से आपने राजनीति कवर की है, कि अगर सरेंडर नहीं किया नंबर 1 व्यक्ति ने, तो कुछ ऐसा आने वाला है जिससे इस देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, और तब ये गोदी मीडिया हो या एंकर या एंकरानिया हो या नोएडा के महारथी हो, कोई उसको नहीं रोक पाए? देखिए संतोष जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट ही तय करेगा कि देश का बादशाह कौन है। अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद बाकी चीजें बहुत तेजी से होगी, बहुत तेजी से होगी। तो अध्यक्ष का इंतजार करिए, अध्यक्ष आते ही बाकी सारी चाबी खुल के, सारा दरवाजे खुल जाएंगे, सब अंदर का दृश्य सामने दिख जाएगा आपको। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट है। बिल्कुल भाऊ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसीलिए यही वजह है कि 2023 से, जनवरी 2023 से
हम 2025 के एंड में आ गए, यानी जनवरी 2026 आने वाला है। लगभग पौने 3 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला अटका हुआ, और भाऊ ने जैसे नंबर 1 और नंबर 2 की बात कही, बिल्कुल तथ्यों के साथ हमने अपनी बातें रखी। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर कुछ हो रहा है और उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को ना हो, अगर मैं ये मान भी लेता हूं, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर भी सवाल उठेंगे, प्रधानमंत्री की एजेंसियों पर भी सवाल उठेंगे, और ये सरकार ऐसी सरकार है जिसके दिग्गज मंत्रियों के बेटे-बेटियां विदेश की नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं, तो देशभक्ति पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोदी साहब रहेंगे या जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर इतनी सड़ांध फैल चुकी है, मैं शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल सही से कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर इतनी सड़ांध फैल चुकी है, क्योंकि सिर्फ मामूली बैटिंग ऐप का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जैसे ही बैटिंग ऐप आता है, जैसे ही दुबई कनेक्शन आता है, वैसे ही आईएसआई आता है, वैसे ही पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आती है, फिर ड्रग्स का कारोबार आता है, और फिर पता नहीं कौन-कौन से कारोबार आते हैं। तो ये देश की सुरक्षा से जुड़ा अहम मसला है। भाऊ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी से अपडेट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।